एक्सरसाइज 3.1 का एक सम बाकी था, मैथ्स 2 फोर्थ सम। इसमें क्या दिया है क्वेश्चन कि रेडियस 4.5 है, सेंटीमीटर वाला सर्कल है, रेडियस 4.5 सेंटीमीटर वाला सर्कल है और उसमें दो टेंजेंट है जो पैरेलल है। ये देखो, ये सर्कल ड्रॉ किया मैंने 4.5 सेंटीमीटर वाला, और ये हो गई इसकी एक टेंजेंट और ये हो गई दूसरी, और दोनों टेंजेंट्स पैरेलल है। ये क्वेश्चन में दिया है। तो अभी हमको इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। ये जो टेंजेंट्स है उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो फाइंड करना है। तो क्वेश्चन क्या है कि 4.5 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्कल है, उसमें टेंजेंट ए बी और सी डी जो है वो पैरेलल है, और हमको ये एम एन फाइंड करना है, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल टेंजेंट्स। तो अभी हमें डिस्टेंस फाइंड करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, पहले हमको ये बताना पड़ेगा कि जो एम ओ एन ये 3 पॉइंट्स है वो कोलिनियर पॉइंट्स है। तो सबसे पहले हमें ये प्रूव करना पड़ेगा। वैसे तो इजी है ये फाइंड करना, सीधा दिख रहा है कि एमओ 4.5 है, ये रेडियस है एक एमओ, और ओ एन भी रेडियस है, और रेडियस का मेजर दिया है 4.5। तो 4.5 को प्लस कर लेंगे तो एम एन आ जाएगा। मतलब अगर हमको एम एन फाइंड करना है तो हम एम ओ प्लस ओ एन करेंगे तो एम एन आ जाएगा। लेकिन हमें फर्स्ट ये प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि डायग्राम दिया नहीं है, डायग्राम हमने खुद से ड्रॉ किया है, तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि एम ओ एन जो है वो कोलिनियर पॉइंट्स हैं। मतलब ये जो पॉइंट्स हैं वो एक रेखीय, ये तीनों बिंदु जो है वो एक रेखीय है। हमको क्वेश्चन में दिया क्या है कि त्रिज्या जो है वो 4.5 है, और दो स्पर्श रेखाएं हैं जो एक दूसरे के समांतर हैं। तो हमें उनके बीच का अंतर, बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो अब इसके लिए पहले हमें प्रूव करना है कि एम ओ एन जो है वो एक रेखीय बिंदु है। तो इसके प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम ये लिखेंगे कि ए बी एंड लाइन ए बी एंड लाइन सी डी आर पैरेलल लाइंस, समांतर रेखाएं हैं। ये दिया हुआ है ना हमको क्वेश्चन में। एंड MO इज इक्वल टू 4.5, ON इज इक्वल टू 4.5। अब ये एंगल हमारा 90 है। ये क्यों 90 है, कौन सा थियोरम, टेंजेंट रेडियस थियोरम से। कौन सा एंगल, OMB, एंगल OMB इज इक्वल टू 90 डिग्री, और नीचे ये एंगल OND, ये भी कितना है हमारा 90 डिग्री। रीजन क्या आएगा, टेंजेंट रेडियस थ्योरम। ये टेंजेंट है और ये रेडियस है। स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय। ये हो गया 90 डिग्री का। अब अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे
एंगल ओ एम बी प्लस एंगल ओ एन डी। नाइन्टी प्लस 90, तो 90 प्लस 90 कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। ये दोनों एंगल जो है वो 180 डिग्री के हो गए। लेकिन ये जो दोनों एंगल है वो कौन से एंगल है? इंटीरियर एंगल है। इंटीरियर एंगल है ना, तो इंटीरियर एंगल से 180, दोनों का मेजर 180 डिग्री है। 180 डिग्री है तो मतलब ये दोनों कौन से एंगल हो गए? इंटीरियर एंगल। एंगल ओ एम बी and angle OND are interior angles, अंतःकोण, ये दोनों अंतःकोण हो गए। क्यों होगा इंटीरियर एंगल? क्योंकि देखो यहाँ पे हमने लिखा है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है और MN जो है वो उनकी ट्रांसवर्सल है, वो भी लिख देते हैं कि MN इज ट्रांसवर्सल, मतलब MN तिर्यक रेखा है। तो अब ये इंटीरियर एंगल्स हो गए। अभी इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो एक ही लाइन में होते हैं, सीधी बात है, वो तो पता है सबको कि इंटीरियर एंगल कैसे होते हैं। अभी ये है अंतःकोण, तो ऐसे एक ही, ये एक ही लाइन में होते हैं। तो इससे ये प्रूव हो गया कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं MON वो कोलिनियर पॉइंट्स हैं। Therefore MON are कोलिनियर पॉइंट्स। ये एक रेखीय बिंदु है। इतना प्रूव हो गया हमारा। अब हम डायरेक्ट क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। अब हम डायरेक्ट लिखेंगे कि MN इज इक्वल टू MO प्लस ON। तो 4.5 प्लस 4.5 दोनों को प्लस किया तो आया 9 सेंटीमीटर। MN आया 9 सेंटीमीटर। अब ये बताना पड़ेगा कि MN जो है वो MN इज द डायमीटर, व्यास है, और वही इन दो लाइन के बीच का डिस्टेंस है। MN इज द डायमीटर ऑफ सर्कल, मतलब ये वृत्त का व्यास है, एंड MN इज द डिस्टेंस बिटवीन two parallel lines AB and CD। हो गया। अभी हमें जो फाइंड करना था वो हो गया। Therefore ये इतना लिख दिया हमने। फिर आखिरी में ये लिखेंगे द डिस्टेंस बिटवीन टू टेंजेंट्स इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। बस एक लाइन और लिखनी है लास्ट में। द डिस्टेंस बिटवीन टू टेंजेंट्स इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। दो स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी बराबर 9 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा सम कंप्लीट। इसमें हमने ये दिखाया कि MN जो है वो डायमीटर है और MN जो है वही इन दो टेंजेंट के बीच का डिस्टेंस है। बस अभी लास्ट लाइन लिखो यहाँ पे। Therefore द डिस्टेंस बिटवीन टू टेंजेंट्स इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अभी हम क्या करेंगे? 3.2 स्टार्ट कर रहे हैं। अभी एक्सरसाइज 3.2 मैथ्स 2 एक्सरसाइज 3.2।
पागल पागल एड़ा मन सेंटेंस प्यार में पागल राशि दीवा पागल ये सर्कल्स ये एक्सटर्नल तो अभी ये एक्सरसाइज 3.2 में हमें फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, अभी दो सर्कल्स अगर हम ड्रॉ करते हैं, ये अभी सर्कल, ये एक सर्कल है और ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है और ये एक सर्कल है। तो ये जो दो सर्कल है वो एक्सटर्नली टचिंग सर्कल है और ये इंटरनली टचिंग सर्कल है। एक्सटर्नली मतलब ये बाहर एक दूसरे को टच कर रहे हैं, बाहर टच कर रहे हैं मतलब एक्सटर्नली, और ये जो दो सर्कल है वो एक दूसरे से अंदर टच हो रहे हैं, तो ये इंटरनली टचिंग सर्कल। तो एक्सटर्नली टचिंग सर्कल और इंटरनली टचिंग सर्कल ये समझना है। अभी जो एक्सटर्नली टचिंग सर्कल है, इनके बीच का अगर डिस्टेंस बोला जाए कि फाइंड करो, इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करो, तो देखो ये इसकी रेडियस है, सपोज ये r1 है और ये इसकी सेकेंड सर्कल की रेडियस है, वो है r2। तो अगर हमको इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, r1 और r2 को प्लस करेंगे, क्योंकि सीधी बात है ना, ये पूरा डिस्टेंस निकालना है तो r1 प्लस r2। तो जब एक्सटर्नली टचिंग सर्कल रहेंगे तो उनके बीच की सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो हम r1 और r2 को प्लस करेंगे। मतलब दो अंतःस्पर्शी वर्तुल, दो अंतःस्पर्शी वृत्त और दो बाह्य स्पर्शी वृत्त। तो बाह्य स्पर्शी वृत्त रहेंगे अगर, तो इनके केंद्रों के बीच की दूरी अगर हमें ज्ञात करनी है तो हम r1 प्लस r2 करेंगे। और अगर ये इंटरनली टचिंग सर्कल्स है तो अगर इनके बीच का अंतर हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो रेडियस ज्यादा रहेगी उसमें से छोटी रेडियस को माइनस करेंगे। सपोज अभी ये r1 है, ये r2 है, तो अभी r2 सपोज 8 है और r1 6 है, तो बड़ी रेडियस कौन सी है, r2। तो हम इसका डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, r2 माइनस r1। तो तुम्हें ये दो चीज ध्यान में रखनी है कि इंटरनली टचिंग सर्कल जो होते हैं उनके सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस फाइंड करना है तो उसके लिए तुम्हें बड़ी रेडियस में से छोटी रेडियस को माइनस करना है। और इंटरनली टचिंग जो एक्सटर्नली टचिंग सर्कल है, इनकी अगर हमको सेंटर के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है तो हम रेडियस को प्लस करेंगे, r1 प्लस r2। तो हमारा 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन यही है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि two circles are internally touching each other and their radius are 3.5 and 4.8 centimeter. Then find the distance between their centers. 3.1 का first question. The two internally touching circles having radius 3.5 centimeter and 4.8 centimeter. Then find the distance between their centers. Their
सेंटर्स। देखो अब ये इंटरनली टचिंग दी है, मतलब ये वाली, ये इंटरनली मतलब अंदर से टच कर रहे हैं एक दूसरे को। तो हमको इनके सेंटर के बीच का डिफरेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो मैंने क्या बताया, इंटरनली टच करेंगे तो बड़ी रेडियस में से छोटी रेडियस माइनस करेंगे। तो सपोज ये R1 है और ये R2 है, तो R2 में से हम R1 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। तो फर्स्ट हम लिखेंगे कि R1 इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर एंड R2 इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स मतलब उनके केंद्रों के बीच का अंतर बराबर R2 माइनस R1, क्योंकि R2 बड़ा है तो हमने R2 में से, अगर ये बड़ी होती R1 ज्यादा होता तो R1 में से R2 को माइनस करते हैं। तो 4.8 माइनस 3.5 तो ये आ गया 1.3। तो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू 1.3। फिर फाइनल आंसर लिख देंगे, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर of internally touching circles is 1.3 सेंटीमीटर। मतलब दो अंतःस्पर्शी वृत्त के केंद्रों के बीच का अंतर बराबर 1.3 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा 3.2 का फर्स्ट सम। अब हम करेंगे सेकेंड। अब तो सेकंड क्वेश्चन, इसमें एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स दिए हैं। टू एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स हैविंग रेडियस 5.5 centimeter and 4.2 centimeter respectively. Then find the distance between their centers. अब ये एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स है, मतलब ये वाले एक्सटर्नली बाहर टच कर रहे हैं एक दूसरे को। तो अभी हमें इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों रेडियस को प्लस कर देंगे। तो हम वैसा ही जैसा हमने फर्स्ट सम में लिखा वैसा ही लिखेंगे। R1 इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, R2 इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। द डिस्टेंस between their centers मतलब उनके केंद्रों के बीच की दूरी R1 प्लस R2, तो 5.5 प्लस 4.2 ये आ गया 9.7 सेंटीमीटर। ये आ गया फाइनल आंसर। अभी हम इसे लिखेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स उनके केंद्रों के बीच की दूरी बराबर 9.7 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो 3.2 का सेकेंड सम भी कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे थर्ड सम।
ड्रॉ करना है थर्ड क्वेश्चन में। वो कैसे, मैं रफली ड्रॉ करके बताती हूँ, तुम लोग घर पे से फेयर ड्रॉ करना। एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स ड्रॉ करने हैं और इंटरनली टचिंग सर्कल्स ड्रॉ करने हैं, रेडियस दी है। तो अभी हम कैसे ड्रॉ करेंगे, मैं रफ डायग्राम बना रही हूँ, फेयर डायग्राम तुम लोग ड्रॉ करना। फर्स्ट रेडियस दी है, सपोज हम पहले एक्सटर्नली टचिंग, एक्सटर्नली मतलब बाहर से, बाहर बाह्य स्पर्शी वृत्त, यहाँ पे बाह्य स्पर्शी वृत्त बनाना है, यहाँ पे अंतःस्पर्शी वृत्त बनाना है, और उनकी त्रिज्या दी है 4 सेंटीमीटर और 2.8 सेंटीमीटर। तो सर्कल बनाना तो सबको आता है, तो पहले हमने 4 सेंटीमीटर का मेजर लेना है स्केल से। ये हमने लिया 4 सेंटीमीटर का मेजर, ये हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर का मेजर। और फिर हमें 2.8 सेंटीमीटर का मेजर लेना है। अब इधर से कंटिन्यू करके हम 2.8 सेंटीमीटर का मेजर लेते हैं। ये है 2.8, ये 2.8। अब हम क्या करेंगे, राउंडर लेंगे, राउंडर में इतना मेजर लेंगे, इतना 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे राउंडर रखेंगे, नहीं 1 मिनट, सेंटर, यहाँ पे राउंडर रखेंगे, यहाँ पे ये पॉइंट पे, और सर्कल ड्रॉ कर देंगे। देखो क्या करना है, फर्स्ट 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, फिर दूसरी 2.8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। ये हो गया। अब हमें क्या करना है, 4 सेंटीमीटर का मेजर लेना है राउंडर में, 4 सेंटीमीटर, और यहाँ पे रखना है, और ये सर्कल ड्रॉ करना है, मतलब ये ऐसा ऐसा सर्कल आ जाएगा, थोड़ा सा अच्छा। ये आ गया है सर्कल। फिर हमें क्या करना है, 2.8 का मेजर लेना है राउंडर में, 2.8 का मेजर, 2.8 का मेजर लिया हमने, उसका सेंटर ये होगा, तो यहाँ पे हमें रखना है राउंडर, और 2.8 का छोटा सर्कल ड्रॉ करना है। ये हो गए हमारे एक्सटर्नली टचिंग सर्कल। तो ये 4 सेंटीमीटर और ये 2.8 सेंटीमीटर, हम इसको कुछ भी नाम दे देंगे। ये ऐसा ड्रॉ करना है। अगर नहीं समझेगा तो फिर से पूछना, मैं नेक्स्ट पीरियड में फिर से बता दूंगी, है बहुत इजी, कुछ भी नहीं है। अब हमें इसमें इंटरनली टचिंग करना है। ये हमने एक्सटर्नली टचिंग बनाया, अब सेकेंड हमें इंटरनली टचिंग सर्कल्स ड्रॉ करना है। तो इसके लिए इंटरनली टचिंग के लिए भी हमको पहले 4 सेंटीमीटर, तो पहले हम 4 सेंटीमीटर की रेडियस लेते हैं। सपोज हमने ये 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की, ये सेंटर लिया और 4 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ किया। ये हमारा 4 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ हो गया। अब 2.8 सेंटीमीटर का हमें इंटरनली टचिंग सर्कल ड्रॉ करना है। तो यहाँ से हम 2.8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करते हैं। तो इसको सेंटर लेना है अब, और इतना मेजर लेना है, इतना यहाँ पे रखना है, मतलब यहाँ पे रख के दूसरा सर्कल हमें ड्रॉ कर देना है। तो ऐसा आ जाएगा। तो ये हो जाएगा
नहीं आएगा, यहाँ रफ में नहीं आएगा, जब तुम लोग फेयर बनाओगे तो बराबर आएगा। ये सेंटर आना चाहिए, मतलब वो सर्कल कुछ ऐसा आएगा, ऐसा, ये सेंटर होना चाहिए ना उसका। तो इसके लिए ये इसमें नहीं, रफ डायग्राम में नहीं बनेगा। एक बार मैं फिर से बताती हूँ कैसे ड्रॉ करना है। 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की, 4 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ किया, ये हो गई हमारी 4 सेंटीमीटर। यहाँ से 2.8 सेंटीमीटर का मेजर लेना है, इतना ही राउंडर में मेजर लेके 2.8 का यहाँ पे रखना है राउंडर, और दूसरा सर्कल ड्रॉ कर देना है, तो वो परफेक्ट आ जाएगा राउंडर से बराबर। और ड्रॉ करके मुझे चेक करने देना, देखती हूँ मैं राइट आता है कि रॉन्ग आता है, तो मैं बताती हूँ ग्रुप पे कि बराबर ड्रॉ किया है कि नहीं किया है। अभी क्वेश्चन नंबर 4। ये डायग्राम ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में। अब क्वेश्चन में हमें सिर्फ इतना दिया है कि फिगर में एक का सेंटर P है एक सर्कल का, और एक सर्कल का सेंटर Q है, और वो दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। तो हमें क्वेश्चंस दिए हैं, वो क्वेश्चंस जो 3 क्वेश्चन दिए हैं, वो किसी 2 क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है और एक में मेजर फाइंड करना है। तो हम वो तीनों क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला फर्स्ट क्वेश्चन है कि सेगमेंट AP पैरेलल सेगमेंट BQ प्रूव करता है, प्रूव दैट सेकेंड एंगल APR सिमिलर, एंगल नहीं सॉरी ट्राइंगल, ट्राइंगल APR सिमिलर ट्राइंगल RQB, ये भी प्रूव करना है, प्रूव दैट। थर्ड क्वेश्चन में हमें दिया है इफ एंगल PAR is equal to 35 degree, then find angle RQB. ये प्रूव करना है हमें इसमें कि फर्स्ट सेगमेंट AP और सेगमेंट BQ ये पैरेलल लाइंस हैं। फर्स्ट ये प्रूव करना है। सेगमेंट AB, ये जो AP है वो BQ के पैरेलल है। तो देखो पैरेलल प्रूव करने के लिए, समांतर प्रूव करने के लिए उनके बीच जो एंगल्स बनते हैं, देखो अभी ये सपोज ये 2 पैरेलल लाइंस हैं और ये इसकी ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों लाइन पैरेलल कब होंगी? अगर हमें बोला जाए कि इन दोनों लाइंस को पैरेलल प्रूव करो, तो पैरेलल प्रूव हम 3 शर्त पे कर सकते हैं, 3 कंडीशन में। फर्स्ट, अगर इन दोनों एंगल्स को हमने इंटीरियर एंगल प्रूव किया,
जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन में, मतलब आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो था एक्सरसाइज 3.1 का फोर्थ क्वेश्चन, उसमें हमने दो एंगल्स को इंटीरियर एंगल प्रूव करके दिखाया था। तो अगर हम इन दो एंगल्स को इंटीरियर एंगल्स प्रूव करते हैं, मतलब अंतःकोण सिद्ध करते हैं, या तो फिर z बनता है ना, ये एंगल और ये हो गया इंटीरियर। अभी z देखो, z शेप बनेगा ये ऐसा, मतलब ये एंगल और ये एंगल, इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स, मतलब हिंदी में बोलते हैं एकांतर कोण, मराठी में व्युत्क्रम कोण, और ये अंतःकोण इंटीरियर। तो ये जो z बनता है शेप, वो होते हैं इन ऑल्टरनेट एंगल्स। तो अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, या फिर ये एंगल और ये एंगल इक्वल हमने दिखा दिया, तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगी। कैसे पैरेलल हो जाएंगी? कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट टेस्ट ऑल्टरनेट एंगल। अभी अगर इससे ये दो लाइन पैरेलल प्रूव की हमने, मतलब इसका इससे ये कैसे प्रूव हो जाएंगी? कन्वर्स ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ टू पैरेलल लाइंस। ये हो गया। अब थर्ड होता है कोरस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब संगत कोण। सपोज ये और ये, इसका ये करस्पॉन्डिंग होता है, इसका ये, वैसे इसका ये करस्पॉन्डिंग होता है और इसका ये, सेम साइन जो दी है वो, ये एंगल इसका करस्पॉन्डिंग है, मतलब ये इसके नीचे वाला छोड़ दो, नेक्स्ट, फिर ये इसके नीचे वाला छोड़ दो, नेक्स्ट। तो ये दोनों एंगल्स, या फिर ये दोनों और ये दोनों, अगर हमने प्रूव कोई भी पेयर प्रूव कर दिया, ये कोई भी जोड़ी, तो ये प्रूव हो जाएगा। अगर हमने ये प्रूव किया कि ये दोनों एंगल्स इक्वल है, तो वो हो जाएंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट से ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें वही प्रूव करना है, दो एंगल्स को हम इन तीनों में से कोई भी एक पेयर बता दें, अगर इंटीरियर बता दो या करस्पॉन्डिंग बता दो या ऑल्टरनेट बता दो, तो ये प्रूव कर देंगे हम कि ये दो लाइन पैरेलल है। तो लाइन पैरेलल करने के लिए हम पहले क्या करते हैं? देखो, पहले हमारी ये वाले ट्रायंगल पे पी सेंटर है, जिसका AP और PR इक्वल होंगे, क्योंकि रेडियस ऑफ सेम सर्कल। तो फर्स्ट हम लिखेंगे सेगमेंट AP कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट PR। और वैसे ही इस सर्कल में कौन सी रेडियस है? एक BQ और एक RQ। तो सेगमेंट BQ कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट RQ। क्या रीजन लिखेंगे हम इसका? रेडियस ऑफ सेम सर्कल, मतलब एक ही वृत्त की त्रिज्या है। ये हो गया। अब जब दो साइड इक्वल होती है किसी भी ट्रायंगल की, AP और PR की, तो ये हो जाता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। और आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। ये ट्रायंगल, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये दो साइड्स अगर इक्वल है, तो इसका अपोजिट एंगल ये और इसका अपोजिट, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। और उसका रीजन सिर्फ हमें इतना लिखना होता है, थ्योरम ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज का प्रमेय। तो अभी ये और ये एंगल हमने इक्वल दिखाया, क्योंकि ये दो साइड इक्वल है, तो इसका अपोजिट ये और इसका अपोजिट ये। तो एंगल PAR कॉन्ग्रुएंट एंगल PRA। वैसे ये वाले में लेंगे हम, हमारी ये साइड्स इक्वल है, तो इसका अपोजिट ये QR, ये मतलब ये एंगल इक्वल हो गया इसकी। एंगल QRB QBR। रीजन क्या बताया मैंने? आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। समद्विबाहु त्रिभुज का प्रमेय। अब देखो थर्ड, ये सपोज और ये देखो, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये कौन से एंगल है?
ये कौन से एंगल्स होते हैं? अपोजिट एंगल्स, मतलब शीर्षाभिमुख कोण, विरुद्ध कोण, अपोजिट एंगल। तो अपोजिट एंगल कौन सा है? ए आर पी और क्यू आर बी। ए आर पी क्यू आर बी, इसका रीजन क्या देंगे? अपोजिट एंगल्स, विरुद्ध कोण, मतलब शीर्षाभिमुख कोण। अब इन तीनों को देखो, ध्यान दो, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, और ये दोनों आपस में इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ, सपोज ऐसा मान रही हूँ, ऐसा मेजर दिया नहीं है, सपोज ये दोनों इक्वल है, मतलब सपोज मान लो इसका मेजर 30 डिग्री है, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, इसका मेजर बाद में देखते हैं। इसका भी देखो, ये आर पी है, ए आर पी, ये वाला एंगल पी आर ए या ए आर पी एक ही है, पी आर ए। तो पी आर ए यहाँ पे 30 है, तो यहाँ पे भी पी आर ए 30 हो जाएगा, तो मतलब ये दोनों भी 30 हो गए। ये सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ, मेजर किसी का दिया नहीं है, मैं बता रही हूँ कि कौन सा एंगल किसके इक्वल कैसे हम प्रूव करेंगे। सपोज ये हमारी स्टेटमेंट 1 है, ये 2 है, और ये हमारी स्टेटमेंट 3 है। तो देखो ये 30 था, कौन सा? पी ए आर और पी आर ए, मतलब ये दोनों मान लिया इक्वल है, दोनों 30-30 है, और यहाँ पे भी पी आर ए है, तो ये भी 30 हो जाएंगे, तो मतलब क्यू आर बी भी 30 हो गया, तो यहाँ पे क्यू आर बी है, तो ये भी 30 हो गया। मतलब ये सारे एंगल्स एक दूसरे को इक्वल प्रूव हो गए। कैसे प्रूव हुए? मैंने ये मेजर तुमको इसलिए लिख के बताया कि तुम लोग कंफ्यूज ना हो, कि अगर ये दोनों को हमने 30 माना, तो यहाँ पे ये वाला एंगल फिर से लिया हमने, तो ये 30 होगा। अब जब ये दोनों 30 है तो क्यू आर भी 30 है, तो ये 30 है, तो ये भी 30 हो गया। मतलब सारे के सारे एंगल्स एक दूसरे को इक्वल हो गए। अभी हम इसमें से कोई भी पेयर ले सकते हैं जिसको हम इक्वल दिखा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये और ये एंगल लेते हैं, ये और ये करस्पॉन्डिंग ऑल्टरनेट एंगल है। देखो जेड बन रहा है इसमें, यहाँ से बनाना स्टार्ट करो ऐसा, और ये ऐसा, ये देखो ये ऐसा जेड बन गया, उल्टा ये ऐसा जेड, स्लीपिंग जेड। तो हमें कौन सा एंगल इक्वल दिखाना है? एंगल पी ए आर और एंगल क्यू बी आर। एंगल पी ए आर कॉन्ग्रुएंट एंगल क्यू बी आर। इसका रीजन देंगे फ्रॉम 1, 2 एंड 3, 1, 2 और 3 से। ये एंगल हमने प्रूव किया, लेकिन ये एंगल्स है कौन से एंगल्स? ऑल्टरनेट एंगल है। देयरफॉर लाइन AP पैरेलल लाइन QB, जो PQ या PQB एक ही है, तो लाइन पैरेलल प्रूव हो गई। कौन से कैसे पैरेलल प्रूव हो गई? हमने कौन सा पेयर दिखा दिया? इक्वल ऑल्टरनेट एंगल का। तो इसका रीजन क्या लिखेंगे? समांतर रेखाओं की दो समांतर रेखाओं की एकांतर कोण कसौटी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कन्वर्ज ऑफ, उसका विलोम, कन्वर्ज ऑफ ऑल्टरनेट। तो यहाँ पे कन्वर्ज ऑफ ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट, इससे दो लाइन हमने पैरेलल दिखा दी। ये हो गया हमारा इसका फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड और थर्ड। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या प्रूव किया कि लाइन AP और BQ पैरेलल है। कैसे प्रूव किया? ये जो दो एंगल्स हैं वो अल्टरनेट दिखाए, और अल्टरनेट एंगल के विलोम से हमने ये दो लाइन को पैरेलल दिखा दिया। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे। एक सम कंप्लीट कराती हूँ, फिर बचा हुआ एक सम रह जाएगा, वो हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे, बहुत लेंथी सम है। अभी सेकंड में हमें प्रूव क्या करना है? APR इन ट्राइंगल APR एंड ट्राइंगल RQP, मतलब इन दो ट्राइंगल्स को हमको एक सिमिलर दिखाना है।
सिमिलर दिखाने के लिए कोई ना कोई टेस्ट से हमें सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा, मतलब इन दो त्रिभुजों को हमें समरूप दिखाना है। तो हमने लिखा इन दो त्रिभुजों में कौन से ट्रायंगल है, एक APR ये वाला ये सर्कल का, और एक ये दूसरा RQB दूसरे सर्कल का हमको कॉन्ग्रुएंट इक्वल दिखाना है। तो देखो फर्स्ट तो हमको यही मिल जाएगा, ये एंगल इसके इक्वल है, अपोजिट एंगल हमने प्रूव कर दिया है, पहले ही प्रूव कर दिया है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एंगल ARP कॉन्ग्रुएंट एंगल QRB। कौन से एंगल्स हैं ये, अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। सेकेंड हमने ये भी पेयर दिखा दिया है कि ये ऑल्टरनेट एंगल्स है, तो सेकेंड हम ये पेयर ले कोई भी ले सकते हैं। जो हमने तीन जो पेयर फर्स्ट सम में लिखे थे उसमें से हम कोई भी एक पेयर ले सकते हैं। तो एंगल PAR कॉन्ग्रुएंट एंगल RBQ वो हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं। वन टू एंड थ्री, एक दो तीन, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो ऑल्टरनेट एंगल लिख दो डायरेक्ट, क्योंकि लाइन प्रूव कर दी हमने कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो डायरेक्ट लिख देते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स, एकांतर कोण। लाइंस को पैरेलल प्रूव कर दी तो हम ऑल्टरनेट के भी पेयर ले सकते हैं, करस्पॉन्डिंग का भी ले सकते हैं और इंटीरियर का भी ले सकते हैं, तीनों ले सकते हैं। नहीं तो अभी हो गए दो एंगल्स हमने प्रूव कर दिए, तो AA टेस्ट से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। दोनों ही एंगल दिखाए ना हमने कॉन्ग्रुएंट, तो AA टेस्ट एंगल टेस्ट। अगर कोई साइड होती बीच में तो फिर वो S हो जाता, साइड के लिए S यूज होता है और एंगल्स के लिए A यूज होता है। तो हमने दो पेयर एंगल्स के दिखाए, इसलिए एंगल्स ये AA टेस्ट से दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। AA टेस्ट, ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम थर्ड क्वेश्चन में हमें PAR का मेजर दिया है, PAR ये वाले एंगल का, और हमें RQB का फाइंड करने बोला है, RQB का फाइंड करना है, PAR का दिया है। तो PAR के इक्वल कौन सा एंगल है, ये, तो इसका मेजर अगर 35 है तो इसका भी 35 हो जाएगा। ये 35 हुआ, और हाँ अभी ये और ये इक्वल दिखाए थे अपने, तो ये 35 है तो ये भी 35, ये 35 है तो ये भी 35, मतलब ये 35, ये 35, ये 35 और ये 35, ये चारों एंगल्स 35 होंगे, क्योंकि हमने पहले इक्वल दिखाए हैं सब। हम पहले वही लिखेंगे कि एंगल PAR इज इक्वल टू एंगल RB या QBR इज इक्वल टू 35 डिग्री। सेकेंड ये वाला, ये 35 तो ये भी 35, जो अपोजिट लिए थे। एंगल ARP इज इक्वल टू एंगल QRB इज इक्वल टू 35 डिग्री, ये भी 35 हो गया। मतलब देखो, और ये डायग्राम जो ये ट्रायंगल है इसका ये 35 हो गया और ये 35 हो गया। अब ये वाला हमें फाइंड करना है, कौन सा, RQB। तो जब ये दोनों 35 है तो इन दोनों को प्लस करेंगे और 180 में से माइनस कर देंगे, तो ये RQB आ जाएगा उसका डायरेक्ट। अब इसको दो मेथड से कर सकते हैं, एक तो जब हम तीनों एंगल का मेजर लिखते हैं 180 दिखाते हैं, फिर इन दोनों को प्लस करके 180 में से माइनस, या फिर डायरेक्ट आंसर लिख दो। कि डायरेक्ट आंसर कैसे लिखा जाता है बताती हूँ मैं। एंगल RQB इज इक्वल टू, देखो 180 टोटल और दोनों का मेजर 35, इसका भी 35, इसका भी 35 प्लस 35 कितना हो गया 70, तो 180 में से 70 को माइनस कर दो तो आ गया 110। तो इसका मेजर डायरेक्ट लिख सकते हो 110, सिर्फ रीजन लिखना पड़ेगा, प्रॉपर रीजन देंगे हम, रिमेनिंग एंगल, शेष कोण। या तो फिर अगर ऐसा नहीं करना है तो उसके फिर दूसरा मेथड कौन सा है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का नाम लिखो। फर्स्ट ये लिखो QRB, एंगल QRB प्लस एंगल QBR।
जिसका नाम लिखना होता है उसको मिडल में लेना होता है, तो हर बार एक एक मिडल में लेने का, एक बार इसको, एक बार इसको और एक बार इसको। साइड वाले आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन जिस एंगल का नाम लिखना है वो बराबर मिडल में आना चाहिए। अब इसका नाम लिखना है तो क्यू मिडल में आएगा, आर क्यू बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये सेकेंड मेथड है। ये फर्स्ट मेथड में सिर्फ डायरेक्ट एक लाइन में आंसर, डायरेक्ट हमने रफ में फाइंड कर लिया, 180 में से इन दोनों एंगल को प्लस किया, 180 में से माइनस कर दिया। सिर्फ रीजन प्रॉपर होना चाहिए, रिमेनिंग एंगल शेष कोण। और ये नहीं करना है तो फिर ये मेथड से फाइंड करने का। तो इसमें ये 35 है, ये भी 35 है और ये हमें फाइंड करना है, तो इसको हमने ऐसे ही रखा। अब ये 35 70 हो गया, 70 को हम इस साइड ले गए, तो अभी 180 में से हमने 70 को माइनस किया, तो आर क्यू भी आ गया 110। तो कोई भी एक मेथड से करना है तो या तो देखो इधर तक, या फिर ये लाइन ना लिख के ये इतना सॉल्व करके दिखाना है, जो जिसको इजी लग रहा हो वो मतलब ये एक लाइन लिखनी है, अगर ये एक लाइन नहीं लिखते हो तो ये उसकी जगह पे ये इतना करना है सॉल्व, तो ये आंसर आ जाएगा। इसमें रीजन वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गए हमारे 3.2 के 3 सम्स तक कंप्लीट। अभी एक सम बचा है, बहुत लेंदी है, आधा पीरियड है, एक पीरियड लगेगा, वो हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। 3.2 का एक सम बाकी है, नेक्स्ट कल या फिर नेक्स्ट पीरियड में, या फिर अगर लैंग्वेजेस हुआ तो उसके बाद।